हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काचव यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे अरब मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो तारीख से भरा पड़ा है। एक ऐसा मुल्क जहां आज भी आपको 100 साल पहले की अरब की जिंदगी नजर आएगी। ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर रहता था, जिसका महल आज भी यहाँ मौजूद है। यहाँ वो चश्मा भी मौजूद है जहाँ से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को शफा मिली थी। मलका बिल्किस कौन थी, ऐसी बहुत सारी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काचव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। इस मुल्क का नाम है ओमान। ओमान एक खुद मुख्तार अरब मुल्क है जो जजीरा नुमा अरब के जनूब मशरकी सहल पर वाक़या है। इसका सरकारी नाम सल्तनत ओमान है। ओमान की सरहदें मगरब में सऊदी अरब, जनूब में यमन, शुमाल में खलीज ओमान और मशरक में बहर अरब से मिलती हैं। इसके अलावा ओमान के पास बहर हिंद में वाक़या मकरान सहल के साथ साथ कुछ छोटे जज़ायर भी हैं। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत है। सरकारी ज़बान अरबी। हुकूमत मदल के बादशाह मौजूदा सुल्तान हैसम बिन तारिक अल सईद हैं। ओमान की 2024 के मुताबिक कुल आबादी तकरीबन 5.3 मिलियन है। नस्ली गिरोह ज्यादातर अरब, लेकिन जनूबी एशियाई, भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफ्रीकी तारिक वतन भी एक बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। इस मुल्क की करेंसी ओमानी रियाल है। मजहब इस्लाम। अक्सरियत अबू ज़ैब इस्लाम की पैरवी करती है। ओमान का जिग्राफिया पहाड़ी, सहराई और सहली इलाकों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क तेल और गैस के ज़खायर से माला माल है, जो इसकी मईशत का अहम सतून है। इसके अलावा सियाहत, माहीगीरी और ज़राअत भी यहाँ अहम हैं। ओमान की तारीख कदीम है और ये खिता कदीम तजारती रास्तों का अहम मरकज रहा है। ये मुल्क पुर्तगालियों, उस्मानियों और दीगर ताकतों के ज़ेर असर भी रहा है। 18वीं सदी में अल-बुसैदी खानदान ने इक़्तिदार संभाला, जो आज तक हुक्मरान है। ओमान की सकाफत अरब और इस्लामी रिवायात से गहरी तौर पर मुतासिर है। यहाँ के लोग अपने मेहमान नवाजी, रिवायती मूसीकी, रक़स और फ़नून लतीफ़ा के लिए मशहूर हैं। मलका बिल्किस एक मशहूर शख्सियत हैं जो कुरान और दीगर तारीखी रिवायात में जिक्र की जाती हैं। वो सबा की मलका थी जो कदीम यमन और ओमान की एक रियासत थी। कुरान में मलका बिल्किस का जिक्र सूरह अल-निमल में किया गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें अपनी हिकमत, इल्म और ताकत के बारे में बताया और वो इनके पैगाम को कबूल करके ईमान ले आई। बिल्किस का ताल्लुक सबा के इलाके से था, जो कि अमूमन यमन और ओमान के दरमियान वाक़या था, और आज के ओमान के कुछ हिस्से इस इलाके के करीब समझे जा सकते हैं। सबा का इलाका कदीम ज़माने में एक तजारती और सकाफती मरकज था और मलका बिल्किस की हुक्मरानी में ये इलाका बड़ी अहमियत रखता था। ओमान में सामरी जादूगर एक मशहूर इस्लामी शख्सियत है जो कुरान की सूरह तहा में जिक्र की गई है। वो बनी इसराइल के साथ था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था। सामरी एक जादूगर था जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अदम मौजूदगी में बनी इसराइल को गुमराह किया और इन्हें एक सुनहरी गाय का बछड़ा बनाकर पूजा करने पर उकसाया। कुरान में इसे सामरी के नाम से पढ़ा गया है और इसका किरदार इस बात की मिसाल के तौर पर आता है कि किसी तरह इंसान फरेब और जादू के जरिए लोगों को गुमराह कर सकता है। सामरी का अमल अल्लाह की हिदायत के खिलाफ था और इसकी सजा के तौर पर वो एक लानत का शिकार हुआ और बनी इसराइल के दरमियान इसे बेदखल कर दिया गया। ओमान में शहदाद की जन्नत एक मशहूर दास्तान है जो इस्लामी रिवायात और कसस में मिलती है। ये जन्नत दरअसल शहदाद बिन आद के बारे में है, जो आद कौम का हुक्मरान था और अल्लाह की अजमत और कुदरत को नापसंद करता था। शहदाद ने अल्लाह के मुकाबले में अपनी अजमत का दावा किया
اور اپنی جنت بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ شہداد نے اپنی جنت کی تعمیر میں بے شمار خزانے، درخت اور حسین مناظر بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ جنت زمین پر اس کی عظمت اور طاقت کا مظاہرہ ہو۔ اس نے جنت کی تخلیق کے لیے اپنے عظیم مغرور منصوبوں پر کام شروع کیا، لیکن اللہ کی تقدیر کے مطابق جب وہ جنت تیار کر چکا تھا اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا اور وہ جنت تباہ ہو گئی۔ یہ کہانی دراصل انسان کی غرور اور تکبر کے بارے میں ایک سبق ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکم کے آگے انسان کی تمام کوششیں بے سود ہیں۔ اس داستان میں شہداد کی جنت کا مقصد اس کی تکبر کی عکاسی کرنا تھا، جو آخر کار اللہ کے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ عمان کے مشہور مقامات۔ مسقط عمان کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر۔ یہاں کے اہم مقامات میں سلطان قابوس گرینڈ مسجد، مسقط کے قدیم قلعے اور متحرہ سوق بازار شامل ہیں۔ نزوا شہر۔ یہ شہر اپنی تاریخی قلعے اور ہفتہ وار لائف سٹاک مارکیٹ کے لیے مشہور ہے۔ نزوا قلعہ عمان کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ جبل الخضر، یہ پہاڑی سلسلہ گرین ماؤنٹین کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہاں خوبصورت وادیاں، باغات اور ٹریکنگ کے مواقع موجود ہیں۔ وادی بنی خالد، یہ ایک خوبصورت وادی ہے جہاں صاف پانی کے چشمے اور قدرتی جھیلیں ہیں۔ یہ جگہ گرمیوں میں ٹھنڈک اور آرام کا احساس دیتی ہے۔ سلالہ، یہ شہر عمان کے جنوب میں واقع ہے اور خریف کے موسم میں اس کی سبزہ زار اور آبشاریں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ صحرائے ربیع الخالی، یہ دنیا کا سب سے بڑا ریت کا صحرا ہے اور عمان میں اس کا ایک حصہ واقع ہے۔ یہاں صحرائی سفر کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ سور، یہ شہر اپنی روایتی کشتی سازی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں آپ تاریخی کشتیوں کو بنتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ راس الجنس، یہ مقام سمندری کچھووں کے لیے مشہور ہے، جہاں آپ رات کے وقت کچھووں کو انڈے دیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ عمان کی ثقافت بہت قدیم اور امیر ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز اور دوستانہ ہیں۔ روایتی کپڑوں جیسے مردوں کے لیے دشدادہ اور خواتین کے لیے عبایا عام ہے۔ عمانی کھانے جیسے مجبوس، چاول اور گوشت کا پکوان اور حلوہ میٹھا بہت مشہور ہے۔ عمان کا موسم گرم ہے، اس لیے سردیوں کے مہینے نومبر سے مارچ سفر کے لیے بہترین ہے۔ عمان میں ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا ہے اور کرایہ پر گاڑی لینا ایک بہترین آپشن ہے۔ عمان میں اسلامی روایات کا احترام کیا جاتا ہے، اس لیے سیاحوں کو مقامی ثقافت اور لباس کے حوالے سے حساس رہنا چاہیے۔ عمان میں عمانی لڑکیاں اپنی ثقافتی روایات اور عادات کا احترام کرتی ہیں۔ یہاں کے خاندانوں میں لڑکیوں کی تربیت میں اخلاقی اصولوں، مذہب، سلوک اور احترام کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ حالیہ دہائیوں میں عمان میں لڑکیوں کی تعلیم پر بہت زور دیا گیا ہے۔ عمانی لڑکیاں اب تعلیم میں بھی مردوں کے برابر ہیں اور دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں کامیاب ہو رہی ہیں۔ انہیں اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ عمانی لڑکیاں اپنے خاندانوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہیں اور عموماً اپنے والدین اور بھائیوں کی عزت کرتی ہیں۔ یہ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کی مدد کرنا اہم سمجھا جاتا ہے۔ عمان میں لڑکیاں عموماً روایتی لباس پہنتی ہیں، جیسے کہ عبایا خواتین کا لمبا سیاہ لباس اور نقاب چہرہ ڈھانپنے کا کپڑا بھی پہنا جاتا ہے، جو عموماً ثقافتی اور مذہبی وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ تاہم بہت سی عمانی لڑکیاں جدید لباس بھی پہنتی ہیں جب وہ عوامی جگہوں پر نہیں ہوتی۔ عمان ایک مسلم ملک ہے اور زیادہ تر عمانی لڑکیاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں۔ نماز، روزہ اور دیگر مذہبی رسومات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جو ان کی روحانیت اور زندگی کے اصولوں کا حصہ ہیں۔ اگرچہ عمان میں روایتی اقتدار اہم ہے، لیکن عمانی لڑکیاں بڑھتی ہوئی خود مختاری کا سامنا کر رہی ہیں۔ وہ مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں، جیسے تعلیم، طب، میڈیا اور حکومت۔ انہیں سماجی تبدیلیوں میں اہم کردار ادا کرنے کے مواقع مل رہی ہیں۔ عمانی لڑکیاں عموماً بہت مہمان نواز اور محبت بھری ہوتی ہیں۔ وہ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بہت قریب ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہیں۔ مجموعی طور پر عمانی لڑکیاں اپنی روایات کو اہمیت دیتی ہیں، لیکن وہ جدید دنیا کے چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں
और अपने हकूक और मौके के बारे में आगाह भी हैं। ओमान का वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। ओमान का वीज़ा मुख्तलिफ मकासद के लिए हासिल किया जा सकता है, जैसे सियाहत, कारोबार, तालीम या काम करने के लिए। ओमान का वीज़ा हासिल करने के तरीके कार। सियाहती वीज़ा। ओमान का सियाहती वीज़ा उम्मूमन 10, 30 या 90 दिन के लिए जारी किया जाता है और इसे ऑनलाइन ई वीज़ा या ओमान के करीबी सफारत खानों या कौंसलेट से हासिल किया जा सकता है। ई वीज़ा ऑनलाइन दरखास्त के जरिए हासिल किया जा सकता है। ई वीज़ा सियाहती वेबसाइट पर दरखास्त देनी होगी, जहां आपको ज़ाती मालूमात, सफरी तफसीलात और पासपोर्ट की कॉपी फराहम करनी होगी। दरखास्त की फीस। इसकी फीस मुल्क के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है, अमूमन 20 से 50 अमेरिकी डॉलर के दरमियान होती है। अगर आप ओमान में काम करने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको काम का वीज़ा हासिल करना होगा। इसके लिए आपको पहले एक मकामी कंपनी से जॉब ऑफर हासिल करनी होगी, जो आपके वीज़े की दरखास्त के लिए स्पॉन्सर बनेगी। स्पॉन्सरशिप काम का वीज़ा सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब ओमान की कोई कंपनी आपकी खिदमत हासिल करे और आपको स्पॉन्सर करे। मुद्दत। काम करने के वीज़े की मुद्दत। काम के वीज़े की मुद्दत अमूमन 1 साल या इससे ज़्यादा होती है और इसका तजदीद भी किया जा सकता है। अगर आप ओमान में कारोबार करने या तजारती मुलाकात के लिए जा रहे हैं तो आपको कारोबारी वीज़े की ज़रूरत होगी। इसके लिए भी एक मकामी कंपनी की स्पॉन्सरशिप ज़रूरी हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर आपको किसी मकामी इदारे से मुलाकातें करनी हों। अगर आप ओमान में तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो आपको तालिब इल्म का वीज़ा हासिल करना होगा। इसके लिए आपको किसी ओमानी तालीमी इदारे से दाखिला मिलना ज़रूरी है, जो आपकी वीज़ा दरख्वास्त के लिए स्पॉन्सर होगा। ओमान का वीज़ा हासिल करने के लिए मखसूस तरीक़ाकार और दस्तावेज़ात हर मुल्क के शहरियों के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ओमान की सफारत खाने या कौंसलेट की वेबसाइट से तफसीलात हासिल करना मुफीद होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।